नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। नई संभावनाओं को भुनाने के लिए उद्यमी भी कदम बढ़ा रहे हैं। मौजूदा ट्रेंड्स क्या कहते हैं और फाइनेंसिंग के मोर्चे पर एमएसएमईज के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, हम इसी पर मंथन करेंगे। हमें इस खास सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं रमेश नथालाल वघासिया, प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SGCCI, प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA, और साथ ही मौजूद हैं सचेंद्र नाथ, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यू ग्रो कैपिटल। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। रमेश जी, शुरुआत आपसे। रमेश जी, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी और कारोबार दोनों काफी बदल दिया है। उद्यमी रेलेवेंट बने रहने के लिए कैसी रणनीति अपना रहे हैं? डिजिटल और फॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं? पूरा इंडिया जब आज डिजिटल हो रहा है, एवरी बिजनेसमैन इज जॉइनिंग विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया। जब ई कॉमर्स मार्केट, ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसी के हिसाब से अपनी जो इकोनॉमी है वो ई कॉमर्स मार्केट है 110 बिलियन 2024 में हो रहा है एंड 299 का होने जा रहा है। तब एवरी बिजनेसमैन इज आज वेरी केयरफुल टू मेक देयर बिजनेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एंड आर ऑन द वे टू यूटिलाइज द मैक्सिमम लेवल ऑफ technology and thereby to make their business more efficient in terms of every aspect of the बिजनेस दे आर यूजिंग। हर एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप यूज करके अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से या तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद जो भी बेनिफिशियल है उसी के हिसाब से वो अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा रहा है। MSMEs आर नाउ नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट टू यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड टू मेक देयर बिजनेस मोर एफिशिएंट। प्रशांत जी, जैसे रमेश जी बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से नई संभावनाएं खुल रही हैं और एमएसएमईज इस तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि नए मौकों के लिए कारोबार की लाइफलाइन फाइनेंसिंग पर उन्हें सपोर्ट किया जाए। ये जो मौजूदा क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, ऐसे में फिनटेक के रोल को इस बदलते दौर में आप कैसे देखते हैं, जहां तक एमएसएमई लेंडिंग की बात है? सौरभ जी, आपने सही कहा कि फिनांस एक लाइफलाइन होती है किसी भी उद्योग की। स्पेशली लघु मध्यम उद्यमी के लिए फिनांस बहुत जरूरी होता है। फिनांस उसे एक तो इसलिए चाहिए कि प्लांट मशीनरी खरीदें, या तो फिनांस उसे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, डे टू डे के लिए। वर्किंग कैपिटल एक बड़ा इश्यू बनता है इसलिए कि बड़ी कंपनियां जब कोई मटेरियल लेती है छोटे कंपनी से तो उन्हें पेमेंट डिले करती है, टाइम पर नहीं करती है कई सारी कंपनियां। तो इसलिए डिलेड पेमेंट की वजह से वर्किंग कैपिटल इश्यू होता है। अगर इसे डील करना है तो अभी फिनटेक, फिनांस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब तक क्या होता था, अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता था, एक तो मेरा घर या तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी या तो कुछ और चीज। पर अब मेरा सिर्फ कैश फ्लो देखकर मुझे लोन मिल सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज अभी मार्केट में आ गई है, वे आपका फुटप्रिंट चेक कर रही है, यानी जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है आपके परमिशन के अनुसार आपका फुटप्रिंट चेक होता है, ओनली इफ यू परमिट, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत। और अगर वो हो गया तो फिनटेक कंपनी तय कर पाती है कि इन्हें लोन दे सकते हैं या नहीं। तो मॉर्गेज के ऊपर कम डिपेंडेंसी और कैश फ्लो के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वर्किंग कैपिटल लेना, एमएसएमईज के लिए वर्किंग कैपिटल लेना एक्सेसिबल हो गया है, सुलभ होते जा रहा है। ये अच्छी बात है। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा फॉर एवरीबॉडी टू रियलाइज द बेनिफिट, पर ये शुरुआत तो अच्छी हो गई है। सचेंद्र जी, एमएसएमईज का इकोनॉमी के कई मोर्चों पर अहम योगदान है। आप मौजूदा बिजनेस मोमेंटम को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? एमएसएमईज की मूड को कैसे देखते हैं? साथ ही क्या आप मानते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट को लेकर सीमित एक्सेस उनको अपनी क्षमताओं को अनलॉक करने में रोकता है? मैं आजकल अक्सर ये मैं बोलता हूं कि हमारा भारत बदल रहा है और ये आने वाला जो दशक है, ये दशक लघु उद्योगों का समय है। हमारे देश का, जैसे आपको पता है कि 30% से ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन छोटे उद्यमी करते हैं। 45% से ज्यादा जो है वो हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। करीब 15 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं।
बट जब इस ग्रोथ को देखने के लिए, इस ग्रोथ को पूरा भरपाई करने के लिए जो ऋण की आवश्यकता है, जो टोटल डिमांड है वो 90 लाख करोड़ है और उसमें सिर्फ 25 लाख करोड़ है वो जो फॉर्मल क्रेडिट है। इसका मतलब करीब 50 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण की आवश्यकता है जो ये छोटे उद्यमी को मिलता नहीं है। अगर ये मिलना शुरू हो जाए तो ये जो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है और हमारे देश का जो भला है ना, छोटे शहरों में, टियर 2 टियर 3 टाउन में जो लोगों को रोजगार की आवश्यकता है वो खाली एमएसएमई ही फुलफिल कर सकते हैं। आप कोई बाहर छोटे शहर में बड़ी फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते, बड़ा कोई व्यवसाय नहीं उत्पन्न कर सकते। तो ये जो ऋण की समस्या है ये बहुत ही मतलब बहुत ही लंबी रही है और इसके बहुत विशेष कारण है जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं, बट ये बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ फंडामेंटल शिफ्ट आए हैं, फॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो जीएसटी हुआ है, जो बैंकिंग हुआ है और जो डिजिटाइजेशन हुआ है, उससे ऋण की समस्या काफी हद तक आने वाले 5 वर्षों में उसका समाधान होने वाला है। सचिंद्र जी, जैसे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, एमएसएमईज की भूमिका और खास रहने वाली है। जैसे जैसे स्मॉल बिजनेसेस फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेस के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। आप उद्यमियों को बता सकें कि डेटा के जरिए लेंडर्स के लिए किसी भी एमएसएमई की क्रेडिट वर्दिनेस की समीक्षा करना या यूं कहें कि किसी भी प्रस्ताव पर कॉल लेना कितना फास्ट हो गया है। सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग, आज के दिन में आप क्रोमा के स्टोर में जाएं और आपको 5 मिनट में लोन मिल जाता है और आप एक फ्रिज, टीवी, स्कूटर कुछ भी खरीद पाते हैं। आप पर्सनल लोन लेना चाहें तो एक ऐप पे जाके ले सकते हैं। पर जब एमएसएमई को क्रेडिट देना होता है तो क्यों ऐसा है कि 1 महीने लग जाते हैं या 2 महीने लग जाते हैं? इस समस्या का मूलभूत कारण जिस तरह से हमारे छोटे उद्यमी संगठित थे वो है। 3 चीज चाहिए होती है लेंडर को, आपके पैसा वापस करने की मंशा, आपका उद्योग जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं फॉर्मल है कि नहीं, और तीसरा आपको उस ऋण वापस करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम असेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि सारे छोटे व्यापारी ज्यादातर अपना बिजनेस कैश में करते थे और लेंडर तो आपका कैश का इनकम देख नहीं पाता, तो उसकी वजह से ऋण का गैप आना शुरू हो गया। पर ये जो चेंज है, जब डीमॉन हुआ तो सारे छोटे व्यापारियों को लगा कि भाई अब तो कुछ फॉर्मल करना पड़ेगा। उसके बाद जब जीएसटी आया तो उससे जो टर्नओवर डेटा है वो फॉर्मलाइज हुआ, और अब जब बैंकिंग फॉर्मलाइज हुई है, जब अकाउंट एग्रीगेशन जैसी एक चीज आई है और ब्यूरो का रिकॉर्ड आया है, तो बहुत सारे लेंडर, यूग्रो ने पिछले विगत 5 वर्षों में करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए हैं। 9,000 करोड़ के आसपास की हमारी लोन बुक है। 1,20,000 व्यापारियों को हमने लोन दिया। पर वो हम क्यों कर पाए? क्योंकि जब ये फॉर्मल डेटा ऑफ टर्नओवर बाय जीएसटी, बैंकिंग का डेटा और ब्यूरो को हम कंबाइन करते हैं तो हमको किसी का इनकम टैक्स स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऋण की वापस करने की क्षमता हम यहां से निकाल सकते हैं। तो मेरी तो ये अपील है कि छोटे व्यापारियों से कि आप अपना बिजनेस जितना फॉर्मल तरीके से करेंगे, आपके ऋण की व्यवस्था उतनी आसानी से होगी और आपका बिजनेस ग्रो करेगा मल्टीफोल्ड। तो जो ये 30% टैक्स की आप बचत करते हैं वो पैसा आप कमा सकते हैं अपना टर्नओवर बढ़ा के, ऋण लेके। तो ये जो फंडामेंटल शिफ्ट आया है, इसकी वजह से आने वाले दशक में हमको ऐसा लगता है कि एमएसएमई क्रेडिट हिंदुस्तान में 30 से 40% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। यानी जितना फॉर्मल चैनल में रहेंगे उतना क्रेडिट मिलना आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमी कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच आप मौजूदा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को कैसे देखते हैं? आजकल वर्किंग कैपिटल का इश्यू थोड़ा सा हल्का सा आसान हो गया है, पर प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि मैं ये नहीं कह पाता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर इसे सॉल्व करनी है तो जरूरी है, अगर इस वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, क्योंकि उसकी साइज है कुछ 20 ट्रिलियन रुपीस, ये गैप है वर्किंग कैपिटल का। यानी जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए और जितना अवेलेबल है उसमें का गैप है 20 ट्रिलियन रुपीस का, 20 लाख करोड़ रुपीस का। अगर इसे ब्रिज करना है तो ज्यादा से ज्यादा फिनटेक के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फिनटेक को प्रमोट करना पड़ेगा। और मेरी दूसरी एक रिकमेंडेशन है, कई महीनों से मैं रिकमेंड कर रहा हूं ये, कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को आप जीएसटी नेटवर्क के साथ अगर लिंक करें तो एवरी जीएसटी invoice that is not paid in time is available on trades platform to be trade discounted.
सचेंद्र जी, उद्यमियों का कहना होता है कि समय पर और एडुकेट फाइनेंस मिले, यानी जब ऑर्डर सामने है तब क्रेडिट का फायदा है। आप एनबीएफसीज के लेंडिंग मॉडल के बारे में क्या शेयर करेंगे उद्यमियों के साथ? ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे जैसे आपकी फॉर्मल इनकम बढ़ेगी, आपको जो बोरोइंग मिलेगी वो आपको कैश फ्लो के बेसिस पे मिलेगी। दूसरा, अब बहुत सारे अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो जैसे हम यूग्रो में करते हैं, अगर आप एक छोटे व्यापारी और आप शहद डाबर को बेचते हैं, तो वो जो इनवॉइस है जिसका पैसा आपको 60 दिन या 70 दिन में डाबर से आना चाहिए या 45 दिन में आना चाहिए, आप वो इनवॉइस डिस्काउंट करा सकते हैं। आप अगर एक मशीन खरीद रहे हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है मशीन खरीदने के लिए, आप मशीन के अगेंस्ट फाइनेंसिंग करा सकते हैं। आप जो है वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट फाइनेंसिंग करा सकते हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें जो फॉर्मल डेटा का मतलब बैलेंस शीट, इनकम टैक्स स्टेटमेंट नहीं है, जब आपका जो बिजनेस का डेटा है वो ज्यादा फॉर्मल दिखेगा तो बहुत सारे मेथड हैं क्रेडिट करने के। अब बड़ी समस्या है, लोगों को लगता है रूफटॉप सोलर के अगेंस्ट लेंडिंग कैसे की जा सकती है। हमने ये मेथड निकाला कि बहुत सारे स्टेट में बिजली का बिल जो है वो डिजिटाइज है। हम वो डिजिटाइज बिजली के बिल को डाउनलोड करते हैं और अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करते हैं, और हम ये देखते हैं कि जो आपकी ईएमआई है और आपकी जो बिजली की बचत है अगर वो बराबर है तो हम क्यों नहीं दे सकते लोन। रमेश जी, लेंडिंग के नए नए मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, जैसे अभी रूफटॉप सोलराइजेशन का भी जिक्र किया गया है। आप हमें एक और अहम पहलू पर राय दे सकें। देखा जाए तो लिस्टिंग के कई एडवांटेजेस हैं, पर इसके पोटेंशियल के बावजूद एसएमई प्रमोटर्स इस और आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? आपने सही बताया, ये हिचकिचाहट होती है, देखते हैं। आजकल हम ऐसा देखते हैं कि वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज, जब एंटरप्राइज बड़ा होता है, बिग साइज में आता है, एंड जो कॉम्प्लायंस फ्रॉम द आई ऑफ लॉ होना होता है, अलग अलग अथॉरिटीज के जो कंप्लायंस है वो उनको करना है तो होता है, तो वो धीरे धीरे सीखता है एंड अपने आप को प्रिपेयर करता है। जो कंप्लायंस आईपीओ या तो मार्केट में जो आना है उनको, तो कंप्लायंस इन लार्ज स्केल एरिया बढ़ जाता है, तो वो सब कंप्लायंस या रेगुलेशंस जो उनको फॉलो करता है, उसको ये करने में थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए है कि अब तक उसने कभी ये इतना किया नहीं है, और नंबर ऑफ कंप्लायंस आर इंक्रीजिंग एट द level at which the enterprises are hesitating to make it, feeling that whether I will be able to apply and comply all these things or not, इसलिए उनको एक हिचकिचाहट रहती है। लेकिन एक बार जब वो क्रॉस कर देता है और हिम्मत करता है और आगे बढ़ता है, और ये आईपीओ लगाने के लिए या किसी और इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हो, तो स्टेप बाय स्टेप इट कैन बी मेक इट पॉसिबल। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है इक्विटी कल्चर को एसएमईज में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? क्योंकि कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कंपनी के ग्रोथ के सफर में इसके काफी मायने हैं। ये सही कहा सौरभ जी आपने कि जब आपकी लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, लगभग 600-700 कंपनियों की लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 600-700 एमएसएमईज की लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो उन्हें बहुत फायदे होते हैं। फायदे इसलिए कि आपने जो कैपिटल रेज किया है मार्केट से, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम है एज कंपेयर टू आपको जो कैपिटल रेज करना होता है फ्रॉम द बैंक्स। ये पहली अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है, जब आप लिस्टेड होते हैं तो आपका ब्रांडिंग जो होता है, विदाउट स्पेंडिंग ऑन ब्रांडिंग आपका ब्रांडिंग चालू हो जाता है। तीसरी बात, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपका बिजनेस डेवलपमेंट आसान होता है। अगर जब आप एक लिस्टेड प्लेयर हो और किसी कंपनी को बिजनेस मांगने जाते हो, तब वो कंपनी सोचती है कि इनका बहुत ड्यू डिलिजेंस हुआ होगा तभी ये लिस्टेड है, इसलिए इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। चौथी बात है, आप जब एक्सपोर्ट करते हो या तो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनते हो, यानी आजकल कोई भी एक चीज, उनके जो पुर्जे हैं 10-12 अलग अलग देशों में बनते हैं और एक जगह पर असेंबल होते हैं। अगर आपको भी आपका पुर्जा, आपका कंपोनेंट या आपका असेंबली उसमें पार्टिसिपेट करना है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आप लिस्टेड हैं ऑन अ मार्केट, ऑन अ स्टॉक मार्केट, तब ये भी आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि फॉरेन जो बायर्स हैं उनके लिए ट्रस्ट बिल्ड करना और आसान हो जाता है। वन मोर टिक इन द बॉक्स हो जाता है उसके लिए। अब जो दिक्कतें आ रही हैं उसके दो सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जनरेट की जाए
जो एमएसएमई लिस्ट हो चुकी है उन्हें यूज केस बनाकर, उसकी केस स्टडी बनाकर, उनकी अपनी भाषा में जब आप उनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस और अलग अलग जगह पर आप अपलोड करें, तब ज्यादा से ज्यादा उद्यमी हैं तो उससे प्रेरित हो जाएंगे। तो ये रही एक अवेयरनेस जनरेशन और मोटिवेशन की बात। दूसरी बात, जैसे रमेश जी कह रहे थे, कंप्लायंसेस का बर्डन जैसे कम हो वैसे और मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि डर लगता है कहीं ना कहीं एमएसएमईज को कि लिस्ट होने से कंप्लायंसेस और बढ़ेंगे। सचेंद्र जी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग के रोल को लेंडिंग में किस तरह से देखते हैं? जहां तक एआई की बात है तो दो क्षेत्र हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक मशीन लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अभी क्रेडिट करने में थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ऐसा नहीं है, स्पेशली जब एमएसएमई आता है, इसको हम बोलते हैं बहुत ही ये हेट्रोजीनियस सेगमेंट है। लेकिन जो मशीन लर्निंग है, जो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बेसिस पे जो क्रेडिट का पैटर्न सेट करना है, वो काफी एडवांस हो गया है। एआई का रोल कस्टमर सर्विस में काफी बड़ा होने वाला है, जहां पे आपकी कई तरह की समस्याएं, उनकी जानकारी देने के लिए ये सब होगा। लेकिन अभी मशीन लर्निंग का इंप्लीमेंटेशन लेंडिंग बिजनेस पे सबसे पहले होगा, और उसके बाद आने वाले 2-3-4 सालों में हम एआई का भी बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फाइनेंसिंग के तमाम पहलुओं पर फोकस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रमेश जी, डिजिटल से जहां संभावनाएं खुल रही हैं, वहीं साइबर सिक्योरिटी के पहलू पर आप क्या नजरिया रखते हैं? डिजिटल दौर में इसका महत्व भी बढ़ रहा है, पर शायद एमएसएमई इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे कि आप बता रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट कंसर्न है जो एवरी बिजनेसमैन ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। वो तो एक सिक्के की दो बाजू की तरह, एक तरफ उनका बेनिफिट है, बहुत अच्छा है, अपग्रेड करता है, अपडेशन करता है, एफिशिएंट बनाता है, उनके साथ साथ ही उनके जो ड्रॉबैक है या जो साइबर सिक्योरिटी के एंगल से जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे भी उनको बचना है। तो एवरीवन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर अटैक्स। तो इस बात को लेकर के बिजनेस एंड इंडस्ट्री में और पब्लिक ने में भी पहले नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत सी अवेयरनेस आ गई है। खास करके जो स्मॉल है, एमएसएमईज है, उनसे भी छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, उनकी प्रैक्टिस भी कम होती, तो उनको ज़्यादा ये अवेयर होने की आवश्यकता है। अब इसे देखते हुए मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर यानी एमसीसीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है इस मंथ में। रिसेंटली हमने कई सारी अमेरिकन और इजरायली कंपनियां जो हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं, और ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी, सो इंडियन, अमेरिकन और इजरायली, ये 3 देशों की जो एक्सपर्ट कंपनीज हैं, इन्हें हम साथ में लाकर एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं एमसीसीआई में थ्रू द ईयर, ताकि हम 2 चीजें कर पाए। एक, एसएमई एक्सप्रेस में मैं कहना चाहता हूं कि एसएमईज को हम ट्रेन कर पाए कि वे कैसे साइबर सिक्योरिटीज को स्टॉप करें, या तो साइबर सिक्योरिटीज का इंपैक्ट उनके ऊपर जो है वो कम करें। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना जरूरी है। वी नीड अ फोर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैन एंड वुमेन, एंड हेंस ट्रेनिंग भी हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। चलते चलते आप सभी से हम सेक्शन 43B पर राय चाहेंगे। रमेश जी, बजट 23 में ये जो कदम उठाया गया था, पेमेंट्स के लिए डिडक्शन तभी अलाउ करने की बात थी जब एक्चुअली पे किया जाएगा। इस पर क्या फीडबैक मिल रहा है? गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एसएमई है और अपना वर्किंग कैपिटल पेमेंट नहीं होने के कारण ब्लॉक होता है और उनकी जो लिक्विडिटी है वो डिस्टर्ब होती है। ये बड़े लोग जो है, वो मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री जो है, वो जो बाय कर रही थी, वो दे हैव नाउ हैव प्रैक्टिस टू बाय फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि जो ऑलरेडी उद्यम में रजिस्टर्ड है, उसका बिजनेस वो डाइवर्ट होकर के नॉन
रजिस्टर्ड की ओर जा रहा है। ये एक एग्जांपल है। ऐसे इसलिए अगर ये उनको इम्प्लीमेंट करना है तो पूरी लाइन को हमको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, from micro to large scale, so as nobody can be skipped out of that. तो अभी ये हुआ है कि MSME को हेल्प करने के लिए जो प्रोविजन आया है वो उनको हेल्प करने के बजाय उसका बिजनेस अभी ड्रॉप आउट हो रहा है। प्रशांत जी, सेक्शन 43B पर आप क्या कहेंगे? इसको लाया गया था MSMEs को डिलेड पेमेंट्स पर सपोर्ट करने के लिए, पर इसमें इंडस्ट्री के कुछ सेक्शंस को इश्यूज हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कई सारी बड़ी कंपनियां अप्रैल मई मंथ में जो उन्हें पेमेंट देनी है वे अब मार्च एंड तक रुक रही है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है कि 43B तो मार्च एंड तक अलाउ करता है। बट 43B के पहले जो MSME एक्ट है डिलेड पेमेंट का, उसमें तो 45 डेज में पे करना है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से 43B को और टीथ देना जरूरी है, यानी जैसे PF या ESIC मंथली हमने पेमेंट नहीं दिया तो पेनल्टी उसी मंथ में लगती है तो नेक्स्ट मंथ में, तो उसी तरह से पेनल्टी इमीडिएटली लगनी चाहिए, साल के एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सचेंद्र जी, सेक्शन 43B पर लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहेंगे। जैसे ये रूल लाया गया, सारे बड़े कॉर्पोरेट अपने MSME को बोल रहे हैं कि आप जाके अपना MSME सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल कराइए, नहीं तो हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे, तो जिससे कि उनको 45 दिन में पैसे नहीं देने पड़े। तो इसलिए ये ना इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा जहां पे जो छोटे व्यापारी हैं, जो उनका जब जो टर्नओवर जाता है और GST के बेसिस पे एक ऑटोमेटिक MSME रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम हमको निकालना पड़ेगा, जिससे ये चीज कि आप MSME है या नहीं है, ये MSME के हाथ में नहीं रह जाए, बल्कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कर दे, जिससे कि ये कॉर्पोरेट फोर्स हो जाए। SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए रमेश नथालाल वघासिया, प्रेसिडेंट सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SGCCI, प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA, और सचेंद्र नाथ, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूग्रो कैपिटल, आप सभी का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।